क्या अच्छी प्रोफाइल होने के बावजूद भी वीज़ा रिफ्यूज़ होने के चांस होते हैं? वीज़ा रिजेक्शन की कॉमन रीजंस क्या हैं? किन वजूहात पर रिफ्यूज़ हो सकता है? किन ममालिक में विज़िट वीज़ा से वर्क परमिट में तब्दील होने के चांसेस ज़्यादा हैं? तुर्की वीज़ा रेशो क्या है आजकल? तुर्की वीज़ा अप्लाई करने का बेहतरीन वक्त क्या है? पुर्तगाल विज़िट वीज़ा कैसे अप्लाई करें? अपॉइंटमेंट कैसे हासिल करें? जापान वीज़ा अपॉइंटमेंट न्यू अपडेट्स क्या है? क्या जापान वीज़ा के लिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स का सर्टिफिकेट ज़रूरी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ सब देखने वाले खैर खैरियत से होंगे। आज फिर मेरी टीम ने कुछ क्वेश्चंस इकट्ठे किए हुए हैं जो कि मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे हमें क्वेश्चंस रिसीव होते हैं, तो उसकी हम एक जो है लिस्ट बना लेते हैं। तो उनको तो साथ हम रिप्लाई कर देते हैं, मगर उन क्वेश्चंस के ऊपर साथ वीडियो बना दी जाती है ताकि दूसरे लोगों की भी साथ इसमें रहनुमाई हो जाए। तो चलें स्टार्ट करते हैं। जुनेद साहब से पूछते हैं कि कौन से क्वेश्चन उन्होंने इकट्ठे किए हुए हैं। जी जुनेद साहब बताइए। पहला सवाल है, क्या अच्छी प्रोफाइल होने के बावजूद भी वीज़ा रिफ्यूज़ होने के चांस होते हैं? देखिए जी, वीज़ा अच्छी प्रोफाइल है, वीज़ा रिफ्यूज़ होने के चांसेस तब भी होते हैं। बात ये होती है कि वीज़ा आपने जब भी अप्लाई किया है ना, करना है, तो उसमें वीज़ा अप्रूव भी होता है और रिफ्यूज़ भी होता है। आप कभी भी 100% किसी चीज़ पे श्योर नहीं होते कि आप ये कहें जी 100% वीज़ा मिलता है। मैं अक्सर एक पुरानी वीडियोस में भी कह चुका हूँ कि 100% वीज़ा जो है वो ई वीज़ा अज़रबैजान का आप अप्लाई करें वो आपको वीज़ा मिल जाएगा। अदरवाइज़ आपने जब भी वीज़ा अप्लाई करना है, आप अगर समझें कि आपके केस 99.9% है, तो फिर भी 0.01 की प्रोबेबिलिटी रिफ्यूज़ल की फिर भी रहती है। तो इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि जी आपका प्रोफाइल बड़ा स्ट्रॉन्ग था और फिर भी वीज़ा जो है वो रिफ्यूज़ हो गया। कहीं ना कहीं आप उस अब जिस एम्बेसी में आपने अप्लाई किया हुआ है उसके अकॉर्डिंगली आपका प्रोफाइल कहीं ना कहीं पे उनके एम्बेसी के अकॉर्डिंग नहीं था, इसलिए उन्होंने उसको रिफ्यूज़ किया, उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं था। वीज़ा रिजेक्शन की कॉमन रीजंस क्या हैं? किन वजूहात पर रिफ्यूज़ हो सकता है? वीज़ा रिफ्यूज़ होने की कॉमन सी वजूहत ये होती हैं, जैसे कि अब शेंजन में मोस्टली यही लिखा जाता है कि हमें आपका जो है पर्पस जो है वो क्लियर नहीं है। दूसरा ये है कि हमें आपकी इंटेंशन नहीं लगती कि वीज़ा ख़त्म होने के बाद आप जो है कंट्री को एग्ज़िट करेंगे। ये 2-3 कॉमन सी जो है वो रीज़न्स होती हैं जिसकी वजह से वीज़ा रिफ्यूज़ किया जाता है और जो बताया जाता है। जापान है, जापान कुछ भी नहीं बताता, वो सिर्फ एक स्टैंप लगवा देता है आपको। 2-3 कैटेगरीज होती हैं, A B C। अगर C लग जाए तो आपने 6 मंथ बाद दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। B है तो आप नेक्स्ट टाइम कर सकते, नेक्स्ट डे भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर A है तो फिर आप लाइफ टाइम नहीं अप्लाई कर सकते। अगर हम कनाडा की बात करते हैं तो उसमें भी वो कॉमन सी जो है वो रिफ्यूज़ल होती है। एक 179B होती है, एक उसके अलावा कि आपका पर्पस जो है वो क्लियर नहीं है। अब USA में आ जाते हैं तो USA आपको कोई भी वो नहीं देता, रिफ्यूज़ल की रीज़न नहीं देता। उसमें सिर्फ आपको एक को पेपर दे दिया जाता है और उसमें लिखा जाता है कि आप वीज़ा ऑफिसर्स को सेटिस्फाई नहीं कर पाए हैं, लिहाजा आपको अभी फ़िलहाल वीज़ा हम लोग नहीं दे सकते। अब आ जाते हैं, बात करते हैं UK की तरफ। UK आपके पूरे प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली जो जो प्रॉब्लम्स उनको नज़र आ रही होती है, आपके फाइनेंशियल्स के अकॉर्डिंग, ट्रांजैक्शंस के अकॉर्डिंग, आपकी फैमिली वेयर अबाउट्स के अकॉर्डिंग, आपके FRC के, आपके बिजनेस के, वो आपको पूरी जो है ना रीजंस वो देता है। उसके अलावा जितने मैंने आपको बताया वो कुछ कॉमन से सिर्फ रिफ्यूज़ल लगा के आपको रिफ्यूज़ कर देते हैं। फिर उसमें आपने खुद पर्सनली या एज ए कंसल्टेंट या एज ए आप इंडिविजुअल आप खुद देख सकते हैं, या फिर आप उसको असेस करते हैं कि अगर मेरा ये वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है तो इसमें क्या वजह हो सकती है। क्या मेरे पास सफिशेंट बैलेंस नहीं था, सफिशेंट ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी, या मेरे जो है वो टैक्स रिटर्न जो है वो प्रॉपर फाइल नहीं थी। ये सारी चीज़ों को फिर इंसान खुद जो है वो देखता है कि किस वजह से होती है। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि आप क्वेश्चंस को प्रॉपरली आंसर नहीं कर सके हैं, जैसे कि आप USA में गए हैं और USA में आपसे कुछ क्वेश्चन जो हैं वो आप उसको प्रॉपरली आंसर नहीं कर सके। आपने एप्लीकेशन में कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है, मगर जब आपसे पूछा गया तो आपको उसके बारे में पता नहीं है। तो इस तरह भी वीज़ाज़ जो है वो रिफ्यूज़ होते हैं। किन ममालिक में विज़िट वीज़ा से वर्क परमिट में तब्दील होने के चांसेस ज़्यादा हैं? बहुत से कंट्रीज़ ऐसे हैं जो आपको आपके वर्क परमिट इसको विज़िट वीज़ा को वर्क परमिट में तब्दील कर देते हैं। आप कहीं पे भी जाते हैं, किसी भी कंट्री में जा रहे हैं, तो उसमें जाके आप को अगर वहाँ से कोई वर्क परमिट मिल जाता है, या आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, कोई आपको पार्टनरशिप मिल रही है, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में पार्टनरशिप आपने कर ली, या आपको नया बिज़नेस स्टार्ट कर रहे होते हैं, तो उसमें आपका वीज़ा स्टेटस चेंज होता है। कुछ कंट्रीज़ जो है वो ये रिक्वायर करती हैं कि आपको अपनी कंट्री को एग्ज़िट करना होता है,
अपनी कंट्री के लिए एग्जिट करना था, यानी कि आपको उस कंट्री को विजिट वीज़े को एग्जिट करके फिर आप वर्क परमिट पर दोबारा चेंज कर आते हैं। कुछ ऐसी कंट्रीज़ भी होती है कि आपको इनसाइड कंट्री ही आपका वीज़ा स्टेटस चेंज हो जाता है। तुर्की वीज़ा रेशो क्या है आजकल? तुर्की वीज़ा अप्लाई करने का बेहतरीन वक्त क्या है? देखिए जी, तुर्की का वीज़ा अप्लाई करने का बेहतरीन वक्त कोई ऐसा स्पेसिफिक टाइम नहीं है कि आप इस टाइम में अप्लाई करें तो वीज़ा देगा। तुर्की की वीज़ा रेशो अच्छी चल रही है। आप ट्रैवल हिस्ट्री बनाने के लिए हम लोग तुर्की से सजेस्ट करते हैं। इसकी तकरीबन 55,500 रुपये एम्बेसी की फ़ीस आपने पे करनी है। 7 to 10 डेज़, इन सम केसेस में ये 20 डेज़ पे भी जा रहा है, ये रिप्लाई कर रहा है उसमें। और सिंपल से डॉक्यूमेंट है, 3 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट चाहिए, पासपोर्ट, CNIC, अगर आपका NTN 6 मंथ पुराना भी है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। पुर्तगाल विजिट वीज़ा कैसे अप्लाई करें? अपॉइंटमेंट कैसे हासिल करें? पुर्तगाल का विज़िट वीज़ा सर अप्लाई करने के लिए आपको अपॉइंटमेंट के लिए ईमेल करनी पड़ती है। वो एक ईमेल एड्रेस है, वहाँ पे आप अप्लाई करेंगे। अब हमने कुछ अपॉइंटमेंट्स पुर्तगाल की विज़िट वीज़े की अरेंज करके दिए हैं लोगों को, वो 1 साल बाद की मिली है। मार्च 2026 की अपॉइंटमेंट अवेलेबल थी, कुछ लोगों को हमने अरेंज करके दी है। जैसे आप AEG के लिए ईमेल करते हैं, जैसे आप जर्मनी के लिए करते हैं, इसी तरह आपने पुर्तगाल के लिए भी ईमेल करनी है और आपने अपनी अपॉइंटमेंट का इंतज़ार करना। और वीज़े के लिए डॉक्यूमेंटेशन उसी तरह है, पासपोर्ट, CNIC, FRC, NTN, टैक्स रिटर्न, उसमें से कोई 1-2 डॉक्यूमेंट आपको मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से, मोफा से जो है रजिस्टर टेस्ट भी करवाने पड़ते हैं। जापान वीज़ा अपॉइंटमेंट न्यू अपडेट्स क्या है? जापान की न्यू अपॉइंटमेंट अपडेट्स ये है कि अब जापान जो है वो प्राइम टाइम में जो है वो आपको अपॉइंटमेंट दे रहा है। प्राइम टाइम में आपको फ़ीस जो है $48 जो है वो चार्ज कर रहा है। वैसे चार्ज कर रहा है नॉर्मली $11 थी फ़ीस इसकी। अब जो है प्राइम टाइम में तो 2-3-4 स्लॉट्स होती हैं, वो 3-4 स्लॉट जो है आपको प्राइम टाइम में $48 में चार्ज करते हैं और आपको अपॉइंटमेंट वो मिल जाती है। रेगुलर में जाना है तो आपने वही $11 पे करने हैं। क्या जापान वीज़ा के लिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स का सर्टिफिकेट ज़रूरी है? जापान वीज़ा के लिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स का सर्टिफिकेट ज़रूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। जापान बहुत सिंपल से डॉक्यूमेंट मांगता है, इवन कि आपके प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स भी उसको नहीं चाहिए, गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स भी नहीं चाहिए। जापान के आप किसी भी कंट्री के लिए अप्लाई करेंगे तो उसमें चैम्बर ऑफ कॉमर्स का जो डॉक्यूमेंट होता है वो एक्सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होता है। वो आपका मैंडेटरी डॉक्यूमेंट नहीं है कि उसके बगैर आपका वीज़ा अप्लाई नहीं होगा और वीज़ा ग्रांट नहीं होगा। उसके बगैर आपका वीज़ा अप्लाई भी होता है और ग्रांट भी होता है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स का जो कार्ड होता है, जो रजिस्ट्रेशन होती है, वो एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट नहीं है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट ज़रूर है। आप लोग भी अपना कोई वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, असेसमेंट करवाना चाहते हैं, हमारा हेल्पलाइन नंबर है 042117861414, 031117861414। इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। जो लोग ऑफिस नहीं आ सकते वो इस नंबर पे व्हाट्सएप करते हैं। आपके डॉक्यूमेंट्स मेरी टीम जो है वो मुझसे रिव्यू करवा के आपको सजेस्ट कर देंगे कौन सी कंट्री के लिए आपको अप्लाई करना चाहिए। हमारा हेड ऑफिस लाहौर में है, गोहर सेंटर, वहदत रोड, मुस्लिम टाउन मोड़ पे। एक ऑफिस जो है वो हमारा कराची में ख़ियाबान जामी पे DHA फेज़ 2 एक्सटेंशन में है। एक ऑफिस जो है हमारा अलगफ़ार मॉल में G11 मरकज़ में है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।